जी पार्ट सी स्टार्ट करते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग हो गया है जी। डिसीजन मेकिंग की छोटी सी रिवीजन करते हैं और फिर कैपेचिनो वाला सवाल करते हैं, और बाकी काम फिर इतना नहीं है। ठीक है, ये काम सबसे लंबा बस यही था, रेलेवेंट कॉस्टिंग की थोड़ी सी रिवीजन और एक सवाल। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आपका चैप्टर 16 था। ठीक है, इसके अंदर 4 तरह के डिसीजन आपने देखे थे। लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद मेक और बाय डिसीजन, जिसको आउटसोर्सिंग भी कहते हैं। उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग, ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, लगता है इस दफ़ा ये आ जाए शायद। और उसके बाद कंटिन्यू और शट डाउन, ये अभी इस दफ़ा चूँकि आ गया है। बहरहाल एक्सपेक्ट किया करें अनएक्सपेक्टेड को। जो सवाल करवाए हुए हैं एटलीस्ट वो लाजमी आपने कर लेने हैं। 3 ही सवाल हैं। ठीक है, रिसेंट अटेम्प्ट वाला बाहर से लेट के देख लेना जब आए, तो बेशक दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो करवाए हुए रिवीजन में तो आएंगे ना, वो 2 या 3 सवाल रिवीजन प्लान में सारे ही रखे होने हैं, मैंने रखे हुए हैं पहले जो मिला हुआ है, तो वो बस एटलीस्ट दोबारा कर लेना, ताकि आप कोई स्टोन अनटर्न्ड ना छोड़ के जाएँ। वो भी तो ये देख रहा होगा, बच्चे ने कहना है ऐतकी नहीं आना, तो फिर पूछ ले, तो फिर तैयारी हो, ये ना हो कि बिल्कुल ही। ठीक है ना, अब तैयारी मैक्सिमम एक सवाल कम है, जितने आज तक आए हैं उनमें से एक सवाल कम है, वो रिसेंट वाला है। वो 12-13 को जब आएगा तो सिर्फ उसकी आपने जो है वो रिकॉर्डिंग सुननी है। उसको करना भी मत, बेशक दिल करे तो बेशक कर लेना, लेकिन बाकी 3 कर लेना। ठीक है, तो आपको मैं 1 बाय 1 अब ये ज़रा रिवाइज़ कराता हूँ। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में हमने सबसे पहली जो टेक्निक पढ़ी थी डिसीजन मेकिंग के अंदर, वो लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस थे। बस इनका फॉर्मेट ही रिवाइज़ करना है थोड़ा सा, उसमें फिर जो एक आधा सवाल मैंने करवाना है। वो बाकी सवाल आपने जो किए हुए हैं रिवीजन प्लान में होंगे, जब आप करेंगे इंशाल्लाह, तो बस जो भी करें एक सिटिंग में। ओके, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजन में जो स्टेप्स होते थे, पहली बात तो ये 2 तरह के सवाल होते थे, विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर और विद एक्सटर्नल सप्लायर। बातें सारी याद आएंगी आपको इंशाल्लाह, कोई बात बाहर की नहीं करेंगे। रिक्वायरमेंट होती थी ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना दो, ये ऑप्टिमल प्रोडक्शन मिक्स भी लिख देता था इसको। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रोडक्शन प्लान भी बोल देता था इसको सवालों में। तो इनमें से कोई भी नाम आ जाए तो जहन में रखना ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल होगा। लेकिन साथ में कभी कभी वो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करवा लेता था। ठीक है जी, और सही है। अब इसमें करते क्या थे, हमारे कुछ स्टेप्स थे लिमिटिंग फैक्टर वाले सवालों को करने के। सबसे पहले हम लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई करते थे। सवाल में आइडेंटिफाइड भी होता था तो हमारी आदत थी, हम कर लेते थे छोटा सा एक स्टेप पहला। उसके बाद हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालते थे, फिर उसको कन्वर्ट कर लेते थे कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर में, और फिर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बना लेते थे। जितने सवाल आपने किए हैं मोर देन इनफ हैं, वही दोबारा करने। ठीक है, अच्छा, फ़र्क सिर्फ ये आता था कि जब आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालने लगते थे तो जहाँ पे एक्सटर्नल सप्लायर नहीं होता था वहाँ सेलिंग प्राइस लेते थे, और जहाँ एक्सटर्नल सप्लायर होता था वहाँ पे परचेज प्राइस लेते थे। अब उसका फ़र्क क्या है ये वहीं पे बताया था, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर रहा उसको काम करना। ठीक है, टाइम ज़ाया होगा। आप रजिस्टर ओपन करोगे तो वो बात लॉजिक आपकी वो जो उर्दू अंग्रेज़ी जो भी होगी लिखी होगी। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होता था जी, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, जिसमें हम रिक्वायर्ड रिसोर्सेज लेते थे, मटेरियल के, लेबर के, मशीन आर, कोई भी हो सकते थे। ठीक है, और जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज कंपलसरी ऑर्डर के पहले लेते थे क्योंकि वो लाजमी होते थे, और फिर जो रिक्वायर्ड होते थे नॉन कंपलसरी के वो लिख लिए। टोटल रिक्वायरमेंट जो होती थी उसमें से फिर अवेलेबल को माइनस करके देखते थे। जो तो माइनस होने वाले, मतलब ऊपर ज़्यादा है और माइनस होने वाली फिगर के बाद पॉजिटिव, चले इसको छोड़ें। ऐसे तो मैंने प्लस माइनस इसलिए लिखा कि हाँ मैंने शॉर्टेज सरप्लस लिखा हुआ है, हम तो ज़बानी कलामी बस कर लेते होते थे। सामने नज़र आता है ना कि आपको रिक्वायर्ड थे लेट से 100 आर्स, 100 kgs मटीरियल के, और अवेलेबल थे आपके पास 80, तो 100 में से 80 गए तो बाकी 20 पॉजिटिव ही आना है ना, तो ये शॉर्टेज होती थी, ये लिमिटिंग फैक्टर होता था। और अगर मिसाल के तौर पे आपको 120 लेबर आवर्स चाहिए और आपके पास अवेलेबल 150 हैं, तो 120 माइनस 150, ये 50, ये 30 माइनस आ जाता था, तो ये क्या है, सरप्लस। तो ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता था हमारा। तो इस तरह से हम पहले क्या करते थे, आइडेंटिफाई करते थे वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर करते थे। नहीं, यूँ मैं नहीं बोलूँगा, मैं यूँ कहूँगा, आप सॉरी, मैं यूँ कहता हूँ कि हमें ये करना है। अगर लिमिटिंग फैक्टर का सवाल आएगा सबसे पहले क्या करना है, वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर।
नींद आ रही है तुम्हें? रिवीजन में नींद आती है तुम्हें? हैं? उसके बाद जनाब अगला काम होता था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर निकालते थे, ठीक है, पर यूनिट कंट्रीब्यूशन लेते थे, लेकिन उसको कन्वर्ट किस पे करते थे? लिमिटिंग फैक्टर के साथ डिवाइड करके उसमें ले जाते थे, ठीक है, और फिर उसकी रैंकिंग करते थे। इस तरह की एक वर्किंग बना करती थी। हम इसको छोड़े फिलहाल, हम सेलिंग प्राइस पर यूनिट में से, अब यहाँ पर मैंने कहा था ये अब हमारा चैप्टर 16 शुरू होता था, तो मैंने आपको कहा था जब आप रेलेवेंट कॉस्टिंग से निकल के आते थे तो मैंने आपको कहा था ये वो स्टेप है जिसके ऊपर आपकी रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई होती है। ये वो स्टेप है जहाँ पे रेलेवेंट कॉस्टिंग अप्लाई होती है, बाकी तो कहीं नहीं होती, ठीक है ना। यानी कि प्रॉफिट कैलकुलेशन है तो वहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी माइनस करनी पड़ेगी, सारा कुछ। यानी रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल सिर्फ कहाँ अप्लाई होने हैं? इस स्टेप 2 के अंदर, ठीक है। कहीं लिखा भी होगा मैंने, चलो खैर देख लेते हैं, बताया होगा वहाँ जहाँ पढ़ाया था वहाँ पे लिखवाया था, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल सेलिंग मार्केटिंग भी लेते थे हम, ठीक है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, उसको कन्वर्ट करते थे लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट से डिवाइड करके, कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर आता था और फिर कर लेते थे हम रैंकिंग। अच्छा, अगर सवाल के अंदर, अगर मिसाल के तौर पे सवाल के अंदर इसकी एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, इसकी एक्सटर्नल सप्लायर अवेलेबल है और इसका एक्सटर्नल सप्लायर अवेलेबल है और इसका नहीं अवेलेबल, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट लेनी है, यहाँ पे एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट, दोनों बातें लिखी हुई थी। एक ही सवाल के अंदर ऐसे करते थे, याद है, लॉजिक भी बताई थी वहाँ पे, यहाँ नहीं बता रहा, टाइम ज़ाया होगा, ठीक है। अब ये लिख भी दिया, इफ एक्सटर्नल सप्लायर यूज एक्सटर्नल परचेज कॉस्ट अदरवाइज यूज सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने मिली होगी, शायद सवालों में आई नहीं थी तो ये मेरे जहन में थी, मैंने यहाँ पर लिख दी। रैंकिंग के अंदर मैंने 1 और 2 किया हुआ है, बी की लिफ्ट नहीं है कोई। जो माइनस में आए कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर, उसको रैंकिंग में नहीं लेना, उसको बाहर से ही खरीदना भाई। उसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर जिसका नेगेटिव हो जाए ना, उसको रैंकिंग में लेकर नहीं आना, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। जी, डू नॉट टेक प्रोडक्ट विद नेगेटिव कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर इन रैंकिंग, इट विल ओनली बी परचेज्ड इफ एक्सटर्नल सप्लायर इज अवेलेबल। और अगर नहीं है तो बस छोड़ो, ये है ही फजूल चीज़, इसको बनाओ ही ना। बेटा नहीं, वहाँ तक आते आते नहीं, हम तो रैंकिंग कर रहे हैं ना, हम या ये बनाएंगे या ये बनाएंगे या ये बनाएंगे, तो रैंकिंग करते हैं, तो रैंकिंग में हम लेते ही सिर्फ ए और बी, ए और सी को हैं, बी को ले ही नहीं रहे क्योंकि इसका नेगेटिव है, इसका कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर क्या है? नेगेटिव है, तो इसलिए हमने इसको लिया ही नहीं। बाहर का सप्लायर मौजूद है तो वहाँ से खरीदेंगे, ठीक है, सही है। अच्छा, अगली बात, ये रैंकिंग हो गई। रैंकिंग होने के बाद हम बनाते थे ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, याद है, शक्ल ऐसी होती थी, बिल्कुल वैसी शक्ल बना के लाया हूँ। यूनिट कितने प्रोड्यूस किए, सबसे पहले मैंडेटरी डिमांड लेते थे, ये सबसे पहले लेके फिर जो बचता था उस पर प्लान लगाते थे क्योंकि ये लाजमी है। तो मैंडेटरी डिमांड ले ली, इसके जितने मशीन आर्स, लेट्स से मैंने एग्जांपल में मशीन आर्स लिख दी, मेरा लिमिटिंग फैक्टर मशीन आर लेट्स से, ठीक है, तो जितने रिक्वायर्ड है वो माइनस हो जाते थे बैलेंस में से, ये बैलेंस है, ये मैंडेटरी के लिए रिक्वायर्ड है, तो माइनस करके जो बच गए अब उनको हम रैंकिंग के हिसाब से पहले ए बनाते थे, इतने यूज़ हो गए, इतने बच गए, फिर जो बचे हुए होते थे उनको मैक्सिमम जितने सी बना सकते हैं उसको सी बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे, ये 0 हो गया। अब बाकी जो सी है अगर वो रहता है तो एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद है तो वहाँ से, वैसे मैंने इसका हाँ लिखा हुआ है, तो ये बाकी सी भी बाहर से ख़रीद लेते थे, और बी तो वैसे ही हमने बाहर से ही खरीदने होते थे, तो सी का बचा हुआ भी इधर आ जाता था जो नहीं प्रोड्यूस हो सका। और बी के बारे में क्या नया रूल बताया, छोटा सा एक पॉइंट था, ऐसे ही बस स्किप हो गया था, कि उसका नेगेटिव लिमिटिंग फैक्टर किस सवाल में आया नहीं ना, आ जाए तो बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या करना है आपने, उसको सिर्फ खरीदारी कर लेनी है, उसको बनाने की तरफ नहीं जाना, ठीक है। और अगर नेट प्रॉफिट एट ऑप्टिमल प्लान मांग लेता है तो यहाँ पे अब आपने रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स लगा देने, यहाँ पे फिक्स कॉस्ट भी आएगी, सही है ना, क्योंकि प्रॉफिट निकाल रहे हैं। तो सेल रेवेन्यू ऑल प्रोडक्ट्स का, वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से आएगी, परचेज कॉस्ट परचेज यूनिट के हिसाब से आएगी। एक सवाल किया था हैवी किस्म का प्रॉफिट स्टेटमेंट, वो पता नहीं लंबी चौड़ी प्रॉफिट स्टेटमेंट बनी थी जिसके अंदर हमने प्रोडक्शन वालों की प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट ली थी और परचेज वालों की परचेज कॉस्ट के साथ, और सेलिंग एक्सपेंसेस हमेशा सेल यूनिट्स के हिसाब से आते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट टोटल सेल यूनिट्स के हिसाब से आएगी, ये मैंने बेस बताई है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स के हिसाब से, वेरिएबल परचेज कॉस्ट परचेज यूनिट्स के हिसाब से, और वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट सेल यूनिट्स के हिसाब से आती थी जो पर यूनिट गिवन होती थी। कंट्रीब्यूशन आ गया और लेस कर दिया आपने उसमें से बजटेड फिक्स कॉस्ट को, ये क्योंकि डिसीजन मेकिंग चल रही है तो आपको कहा था कि इसके अंदर हम मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब
कंट्रीब्यूशन निकाल के एब्जॉर्प्शन वाली फिक्स कॉस्ट नहीं, टोटल फिक्स कॉस्ट एक्चुअल माइनस करते थे। कुछ रिवीजन हुई थोड़ी सी। तो ये आपका टोटल लिमिटिंग फैक्टर है। अब इसकी तस्वीर बेशक खींचना चाहें तो, नज़र आती है तो खींचें। अब ये ऐसे तस्वीर आएगी आप, ठीक है। तो स्टेप 1 वेरिफिकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, फिर स्टेप 2 रैंकिंग कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल के उसको पर लिमिटिंग फैक्टर में करके उसकी रैंकिंग नेगेटिव वाले को छोड़ देना। स्टेप 3 ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान, और अगर मांगे तो प्रॉफिट स्टेटमेंट, ठीक है जी। इसके सवाल काफ़ी आपने कर रखे हैं, जो रिवीजन प्लान में होंगे बस वही सवाल करने हैं इंशाल्लाह। आसान होता है ये टॉपिक, जिस ये वाला मामला जो है, ये जिस अटैम्प्ट में आता है बच्चों की वेव्स लग जाती हैं और वो किल करते हैं उसको। पिछली से पिछली अटैम्प्ट थी गालिबन, इसने जनाब 2 सवाल इसी में से दे दिए थे। एक में कहा अज्यूम करो एक्सटर्नल सप्लायर है, दूसरे में कहा नहीं है। अब बात थोड़ी सी थी, फ़र्क तो थोड़ा सा ही था, तो मौजें लग गई बच्चों की, ठीक है। तो बहरहाल जो भी आए अल्लाह आपको पास करे। निकल रहा था, एक बच्चे ने कहा सर दुआ करें फ़लाँ चीज़ आ जाए। मैंने कहा भाई दुआ करूँगा तुम पास हो जाओ, ये ना हो तुम जिसकी दुआ कर रहे हो वो आए और इतने गुस्से में आए गए। तो दुआ किया करो बस, अल्लाह जो भी पेपर में हम पास हो जाए, बस दैट्स इट। और लगे रहना है। 2 या 3 सवाल ही अच्छे आते होते हैं CMA के पर्चे में, बाकी तो बस ऐसे ही हाथ पाँव मारते रहना है, हाथ पाँव, इंशाल्लाह पास हो गए लाजमी। लेकिन जो हाथ पाँव नहीं मारेगा, डर जाएगा, भाग जाएगा, बस वो फिर अगली बार आएगा। वही करना है फॉलो, मैंने दिया भी वही हुआ है। इररेलेवेंट क्वेश्चन है, रेलेवेंट कॉस्टिंग पढ़ो, रेलेवेंट क्वेश्चंस करो। फिर उसके बाद हमने मेक और बाय डिसीजन देखे थे। इसका फॉर्मेट आपके सामने है। मेक और बाय के अंदर हम बेसिकली क्या है, आउटसोर्सिंग डिसीजन इसको कहते हैं, ठीक है ना। मेक और बाय इसको आउटसोर्सिंग डिसीजन भी कहते हैं। इसमें हम कहते थे कि अगर आप इन हाउस बनाएं तो जाहिर है कुछ कॉस्ट पड़ेंगी, क्या ख्याल है, और बाहर से ख़रीदें तो वो कॉस्ट्स नहीं पड़ेंगी, लेकिन फिर बाहर से ख़रीदेंगे तो उसकी तो कॉस्ट है ना। तो हमने जो टेबल बनाया था, ये वही टेबल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, जो आपका टेबल था वहाँ वाला टेबल ही है ये, ठीक है, बस यहाँ इकट्ठे किए हुए हैं, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ आउटसोर्सिंग डिसीजन में हम कहते थे रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग ले लो, जिसको आप रेलेवेंट बेनिफिट भी कह सकते हैं। बहरहाल ये ना कहें कॉस्ट सेविंग ही ठीक है। रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग क्या है, मटीरियल कॉस्ट जो बनाने में लगना था। रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग ये प्रोडक्शन की है, सेविंग इन मटीरियल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, सेविंग इन लेबर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, सेविंग इन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेविंग इन एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और रेंटल इनकम ऑफ फैक्ट्री, मतलब फैक्ट्री बंद कर देंगे, जब बंद कर देंगे, आउटसोर्स कर रहे हैं ना, तो फैक्ट्री को किराए पे दे देंगे। जब खुद नहीं बनाना तो उसको क्या दे देंगे, क्या कर देंगे, तो भी रेलेवेंट इनकम। और एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है। ये मैंने ऐसी ज़बरदस्ती एंड पे लिखा था कि आपकी जो नई प्रोडक्ट है उसका कोई एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ रहा है, यानी कि मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री फारिग होगी इस प्रोडक्शन से। एक सवाल में किया था, आपने ये यूनिट बाहर से आउटसोर्स करना है, तो ये यहाँ नहीं बनेगा, यहाँ नहीं बनेगा तो फैक्ट्री फारिग हो जाएगी। जितनी देर फारिग होगी उतनी देर आप कोई और अपना प्रोडक्शन उस पर कर लेंगे। अब वो जो और प्रोडक्शन हो रही है वो इसी आउटसोर्सिंग की वजह से हो रही है ना, तो उसका एडिशनल कंट्रीब्यूशन भी क्या होता था, रेलेवेंट इनकम, ठीक है। मोटी मोटी बातें ध्यान में आई। तो आउटसोर्सिंग डिसीजन है क्या मतलब, आप मेक ना करें बाय करें, ये डिसीजन करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इस तरफ सोच रहे हैं ना कि ये करें या ना करें, तो अगर आप इसको मेक नहीं करते, प्रोड्यूस नहीं करते, तो मटेरियल की, लेबर की, वेरिएबल ओवरहेड्स की, एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट बचेगी, सेविंग इन कॉस्ट, ठीक है। ये क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट सेविंग, यानी कि इनकम। फिर आपकी फैक्ट्री अगर फारिग हो जाती है और किराए पे चढ़ जाती है, सवाल में ये नहीं कि सारा कुछ होगा या ये होगा या ये होगा, नहीं तो मैंने ऑप्शन के तौर पे लिख दिया ऐसे कि चलो कंप्लीटनेस हो जाए। पूरी फैक्ट्री बंद होगी, एक ही चीज़ बनाते हैं तो किराए पे दे रहे हो तो वो रेंटल इनकम आ जाएगी। और पूरी फैक्ट्री नहीं बंद होती, 10-12 चीज़ें बना रहे थे, तो जो बाहर से खरीद लो वो जितनी देर में वो बनती थी उतनी देर में कोई और चीज़ अपनी बनाओगे तो उससे एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। ये क्या है, रेलेवेंट इनकम। तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा, आपको ये सेव हो जाएगा या ये साथ में एडिशनल रेवेन्यू आ जाएगा। ये क्या है, आउटसोर्स कर दो तो ये इनकम्स हैं। ये क्या है, रेलेवेंट इनकम्स हैं, जिसमें कुछ कॉस्ट सेविंग है और कुछ इनकम्स हैं। लेकिन अगर आप ये आउटसोर्सिंग कर रहे हो तो ये सेविंग मिल रही है, मतलब आप खुद नहीं बना रहे तभी सेविंग मिल रही है ना, लेकिन बाहर से खरीदोगे तो सही। तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, परचेजिंग कॉस्ट। ये बहुत सिंपल था। ये क्या, इन्वेंट्री थी, इन्वेंट्री
जो खरीदते हैं आप, बचपन से खरीदते आ रहे हैं, परचेज कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड, इंपोर्ट वगैरह, ड्यूटीज़, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, इंस्पेक्शन कॉस्ट, परचेज एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, परचेजिंग से रिलेटेड सारी कॉस्ट फिर आपके लिए रेलिवेंट हैं और प्रोडक्शन से रिलेटेड सारी कॉस्ट आपकी सेविंग बन गई। और एडिशनल ये दो चीज़ें बीच में घुसा दी थी, अगर पूरी फैक्ट्री फारिग हो जाए तो उसको किराए पे चढ़ाओगे तो वो इनकम है, बंद कर आउटसोर्स करने की वजह से ये इनकम आ रही है। दूसरा क्या है, नहीं पूरी फैक्ट्री बंद हुई लेकिन कुछ फारिग तो हो गई इस प्रोडक्ट की वजह से, तो कोई और चीज़ वहाँ बनाकर बेचोगे तो ये एडिशनल है जो पहले नहीं बन रहा था, तो ये एडिशनल भी इसी वजह से कि आउटसोर्स करो, तो ये भी क्या है, रेलिवेंट इनकम। ठीक है, अगर सेविंग्स ज़्यादा होंगी परचेज कॉस्ट से, सेविंग्स ज़्यादा हुई बाहर से खरीदने, सेविंग्स टोटल आई 100 रुपये की और बाहर से खरीदने पर पड़ रहा है वो 90 रुपये का, तो 10 रुपये एडिशनल सेविंग बन रही है, तो बंद करो इसको, अपने पास प्रोड्यूस करना, बाहर से खरीदो। हाँ, इसके अदर फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, थ्योरेटिकल जो डिस्कशन थी वो भी आपके नोट्स में मौजूद है और आपको कहा भी था। वो कभी कभी कह देता है, आउटसोर्सिंग का सवाल देकर कहता है डिसीजन मेकिंग करो और साथ ही अदर फैक्टर्स भी बताओ। अदर फैक्टर्स तो होते हैं ना, क्वालिटी सही होगी नहीं होगी, टाइम पे देगा नहीं देगा, लॉन्ग रन में क्या होगा वगैरह वगैरह, 3-4 पॉइंट्स थे। तो आउटसोर्सिंग के साथ ये पॉइंट्स भी वो पूछ लेता है अक्सर। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट द एक्सटर्नल बाइंग और अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट द एक्सटर्नल बाइंग। तो पहला क्या पढ़ा जी, लिमिटिंग फैक्टर, दूसरा मेक और बाय, तीसरा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कुछ और भी लिख के लाया हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है जी, इवैल्यूएशन ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। फर्दर प्रोसेसिंग, स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर फर्दर प्रोसेस करें या एज इट इज़ बेचें। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में वो ये डिसीजन करके हमें बताता था, याद है आपको, मैंने कहा था कि वो कहता है जी ये प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए बी और सी निकलती हैं, तो इसमें से हम जो है वो ए बी सी को आगे प्रोसेस कर रहे हैं। एक आधा सवाल ऐसा भी देखा था कि ए को वहीं बेच देते हैं, बी को प्रोसेस फर्दर करते हैं और सी बाय प्रोडक्ट उसको भी बेच देते हैं। अब बी को प्रोसेस क्यों करते थे उस सवाल में, यहाँ से डिसीजन लेकर गए होते थे कि इसको प्रोसेस करके बेचना ज़्यादा बेनिफिशियल है स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेचने की बजाय, तो वहाँ डिसीजन मेकिंग हो चुकी होती थी। लेकिन यहाँ पे पहले हम डिसीजन मेकिंग सीख चुके थे कि फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन लेना है तो कैसे चलेंगे। तो फर्दर प्रोसेस स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक कुछ कॉस्ट, ज्वाइंट कॉस्ट, अब पता है आपको ज्वाइंट कॉस्ट लग कर आ चुकी, यहाँ स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ज्वाइंट कॉस्ट लग चुकी हैं, तो डिसीजन मेकिंग के लिए रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स को यूज करें तो ये संक कॉस्ट। तो जो लग चुकी ज्वाइंट कॉस्ट, पास कॉस्ट है, उनसे हमें कोई लेना देना, हम डिसीजन क्या ले रहे हैं, ये इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बेच दें या फर्दर प्रोसेस करें। तो यहां पर हमने इंक्रीमेंटल रेवेन्यू की अप्रोच से चलना था कि अगर हम इस प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके बेचें तो एडिशनल इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आएगा। मिसाल के तौर पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे एक प्रोडक्ट जो है वो 200 रुपए की बिकती है और फर्दर प्रोसेस करके वो 250 रुपए की बिकती है, तो मुझे 200 और उसकी कॉस्ट को छोड़ देना है, इंक्रीमेंटल को पकड़ना है। क्या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू क्या मिलेगा, 50, और फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट कितनी है, लेट्स से 40। तो मैं कहूँगा हाँ ठीक है, अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचते हैं तो 250 की बिकनी है, मतलब 50 रुपए एडिशनल मिलेंगे। आज बेचूं तो 200 की बिकेगी और फर्दर प्रोसेस करके बेचूं तो 250 की बिकेगी, तो 50 रुपए इजाफी आ रहे हैं, लेकिन फर्दर प्रोसेसिंग की कुछ कॉस्ट भी होती है। अब जो इनकर्ड कॉस्ट थी, संक कॉस्ट है, वो ज्वाइंट कॉस्ट, उसको छोड़ो, फर्दर प्रोसेस करने पर इजाफी 50 मिलता है, तो फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट लेट्स से इजाफी कॉस्ट जो है वो 40 है, तो फिर 10 रुपए पॉजिटिव है, करो फर्दर प्रोसेस। और अगर 50 रुपए एडिशनल रेवेन्यू आना है और फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो 60 रुपए आ रही है, तो आपको यार रहने दो भाई, इधर स्प्लिट ऑफ पे बेचो, फर्दर प्रोसेस करके बेचोगे तो नुकसान हो जाएगा। ये था फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन। पढ़ो जरा, इवैल्यूएशन फर्दर प्रोसेसिंग में हमने क्या करना है जी, रेवेन्यू में टोटल रेवेन्यू क्या लेना है जी, रेवेन्यू क्या लेंगे जी, रेवेन्यू क्या लेंगे, टोटल रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 250 मैंने जो बोला इनटू यूनिट्स जितने हैं, और टोटल रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, सेलिंग प्राइस बिफोर यानी कि 200, ठीक है, इनटू यूनिट्स जो हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू 50 रुपये। अगर एक यूनिट की बात करो तो ये 250 है, ये 200 है और ये 50। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालेंगे, उसके बाद रेलेवेंट कॉस्ट क्या होंगी, इंक्रीमेंटल कॉस्ट्स। ज्वाइंट कॉस्ट्स मैंने लिखा है टेबल में ताकि आप भूलो ना, ये क्या है, ये इररेलेवेंट है, ये रेलेवेंट नहीं है। ज्वाइंट कॉस्ट जो अभी तक स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक उस प्रोसेस में से, जो पहले प्रोसेस में से निकलते हुए जो कॉस्ट लग चुकी हैं वो लग चुकी हैं, उसको जोड़ो। वहां पर तो डिसीजन नहीं ले रहे कि हम वहां पर बेचना तो 200 रुपए पर बेच दो, जितने की भी बनी है 200 की बेच दो, जितने की बनी है छोड़ो,
जितने की बिकनी है उसको भी छोड़ो। इंक्रीमेंटल क्या मिलेगा? फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन कर रहे हैं। तो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू और रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग। फर्दर प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस 2 में लेट से पहुंच गया, तो एडिशनल मटेरियल कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग कितनी है, एडिशनल लेबर कॉस्ट, एडिशनल वेरिएबल ओवर कॉस्ट, एडिशनल फिक्स कॉस्ट ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग, ड्यू टू फर्दर प्रोसेसिंग। समझ आ रही बात? फर्दर प्रोसेसिंग की कॉस्ट सिर्फ ले रहे हैं, लेकिन कौन सी? रेलेवेंट। ओके। डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट परचेज फॉर फर्दर प्रोसेस करने के लिए जनाब ये मशीन लेनी पड़ेगी, उसकी डेप्रिसिएशन अगर न्यू है तो, ठीक है। एडिशनल पैकिंग कॉस्ट, एडिशनल सेलिंग मार्केटिंग, एडिशनल यानी कि आप फर्दर प्रोसेस करके अगर बेचते हैं तो जो रेलेवेंट कॉस्ट है उससे रिलेटेड वो आपने ले लेनी है। अब अगर इंक्रीमेंटल रेवेन्यू लेट से 15,000 1.5 लाख आया और इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है नहीं लिखी मैंने, तो ग्रुप पर 1.5 लाख लिखा, चलो खैर, अच्छा वो इसलिए समझाने के लिए था। 250 और 100 चलें, मेरी एग्जांपल में कितना था? 250 और 200 चलें। खैर ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू है और सारी कॉस्ट माइनस करें तो आंसर पॉजिटिव आया, तो मतलब बेहतर है कि फर्दर प्रोसेस करके बेचो। और अगर नेगेटिव आंसर आ जाए किसी का तो रिकमेंडेशन क्या देते थे हम? अगर नेट रिजल्ट पॉजिटिव है तो फर्दर प्रोसेसिंग इज एडवाइजेबल, और अगर नेट रिजल्ट नेगेटिव है तो फर्दर प्रोसेसिंग इज नॉट एडवाइजेबल। स्लो रिवाइज करा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बातें, ठीक है। ओहो, एक इंपॉर्टेंट बात यहां लिखी भी थी लेकिन भूल गया। रेलेवेंट बेनिफिट्स में, वो जो आउटसोर्सिंग में एक बात लिखी, रेलेवेंट इनकम्स ऑफ फ्यूचर आर टेकन। ये तो पक्का रूल है ना, ये वैसे जनरल बात है, ठीक है। ये किसी ने शायद पूछा हो मुझसे। बहरहाल रेलेवेंट, या मेरे दिमाग में आया होगा, रेलेवेंट इनकम्स ऑफ फ्यूचर आर टेकन, ठीक है। लेकिन अगर कोई फ्यूचर डाटा ना गिवन हो तो अज्यूम करो जो डाटा पास्ट में पड़ा है वही सेम फ्यूचर में यूज होना है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर इन्फॉर्मेशन, यही करते थे ना, वैसे ही लिखा हुआ, ठीक है। अच्छा खैर, यहाँ तक को मसला है तो बताएं। फर्दर प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे सारा कुछ ही इंपॉर्टेंट है लेकिन ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिक्चर, इसकी पिक्चर लेने अभी नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी मैंने कुछ बात छुपाई हुई है। यहाँ तक को मसला नहीं है तो बताओ, तस्वीर खिंचवाता हूँ, चलें आगे। अच्छा, अब अभी तक सवाल कभी ऐसा नहीं आया कि वो यूं कहे, जैसे हमने प्रोसेस कॉस्टिंग में देखा था ना, डिसीजन मेकिंग के अंदर वो काम अभी तक नहीं हुआ। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने देखा था कि जॉइंट प्रोडक्ट जब फर्दर प्रोसेसिंग में जाती है तो वहाँ पे भी लॉस होता है कुछ। यानी अगर आप आज जॉइंट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचते हैं तो यूनिट्स हैं लेट से आपके 10,000, लेकिन जब फर्दर प्रोसेस करते हैं, सॉरी ये यूनिट्स हैं 10,000, और अगर आप फर्दर प्रोसेस करते हैं तो उसमें से 1,000 यूनिट लॉस हो जाते हैं, तो कितने बचते हैं? 9,000। ऐसा भी तो हो सकता है। अब अगर ऐसा होगा तो क्या करेंगे? ये आज तक सवाल में नहीं आया इधर, ठीक है। ये ज़रा डिस्कस करना चाह रहा हूं मैं पॉइंट, ठीक है। तो अगर क्वांटिटी बिफोर रिफाइनमेंट और क्वांटिटी आफ्टर रिफाइनमेंट, सेल क्वांटिटी, अगर तो ये बराबर है, नॉर्मली बराबर होती है यहाँ पर इस टॉपिक में, अलग नहीं हुई कभी, ठीक है। अगर तो ये बराबर है तो फिर तो मसला कोई नहीं, जैसे पढ़ा है वैसे ही है। खुदा ना खास्ता ये बराबर ना रहे, बिफोर रिफाइनमेंट जैसे मैंने कहा 10,000 kgs पड़े थे, जब हम रिफाइन करते हैं, इसको फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 9,000 रह जाते हैं। मेरी एग्जांपल केड़ी ली सी में 500 किलोज़ हैं, और अगर फर्दर प्रोसेस करते हैं तो 450 रह जाते हैं, ठीक है। तो फिर मसला है। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि बिफोर रिफाइनमेंट 500 थे और आफ्टर रिफाइनमेंट 450 रह जाते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी प्रोसेस, असल में प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ लिया ना अब, तो अब आप ये बातें कर सकते हैं। मैं पहले इस टॉपिक में उस वक्त आपके साथ ये बातें नहीं कर सकता था, इसलिए ये छोड़ दी थी, अब रहती रह गई। अब आपको आइडिया है कि फर्दर प्रोसेसिंग करेंगे तो अगले प्रोसेस में जाके 500 इनपुट करें तो 450 भी आउटपुट निकल सकता है। और ऐसा भी देखा था हमने कि प्रोसेस 2 के अंदर आ जाएं या चले जाएं जी। प्रोसेस 2 के अंदर आपने जब इनपुट किया 500 यूनिट्स को, मटेरियल कोई ऐड होकर उसने उसको 600 कर दिया। तो मैंने इसलिए लिखा कि सेल क्वांटिटी जो बिफोर रिफाइनमेंट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे यूनिट्स हैं, आफ्टर रिफाइनमेंट वो सेम ना रहें। तो दो सूरतें हो सकती हैं, या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, दोनों तरह से हो सकता है। कम होगा नॉर्मल लॉस ड्यूरिंग फर्दर प्रोसेसिंग की वजह से, और ज़्यादा होगा अगर एडेड मटेरियल जो है वो आपके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर दे, ठीक है।
तो ये तो इजी काम है, वो तो बस इंक्रीज ही आप ले लेंगे। ज़्यादा मसला जो आ सकता है जो अभी तक नहीं आया है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है मेरी इसके लिए, इसलिए ज़रा मैं इसको ज़रा ज़्यादा सोच के आया कि क्या पूछ सकता है क्या पूछ सकता है। ठीक है, तो फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर ये अभी तक आया नहीं, आ सकता है कि क्या कहे वो कहता है जी मिसाल के तौर पे रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग जो आपने लेना है वो 500 kgs का लेना है, और रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग भी है 500 kgs का, तो कॉस्ट फर्दर प्रोसेसिंग की भी 500 kgs। ये 3 चीज़ें मैंने लिखी हैं। मतलब कहने का ये है कि हमारे पास स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर 500 kgs बने थे, हमने उनको फर्दर प्रोसेस करना है, तो वो 500 ही रिफाइन होकर भी 500 ही रहेंगे, यानी नो लॉस, यानी नो लॉस। तो जो आप यहाँ पर कॉस्ट ले रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट जो ले रहे हैं, ये कौन से यूनिट्स की लेंगे? 500 की। कौन से यूनिट्स की लेंगे? ये बात समझ आती है? यहाँ पर भी 500 यूनिट्स, यहाँ पर भी 500 यूनिट्स। ये कौन से यूनिट्स हैं? स्प्लिट ऑफ वाले। और ये कौन से हैं? आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो अगर कोई लॉस नहीं है तो 500 ही बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, इधर भी यही आएंगे और इधर भी 500 ही आएंगे, और यहाँ कॉस्ट भी आपने 500 के ऊपर ही इनकर करनी है। सही है, चलें आगे। ओके, स्टेप 2। लो जी, लॉस आ जाता है, नॉर्मल लॉस आ जाता है। ठीक है, और नॉर्मल लॉस आता है एट एंड। तो आपने स्प्लिट ऑफ पॉइंट के ऊपर, इधर बाद में देखना, लिखा हो आपके लिए, अभी तस्वीर में आपकी आ जाएगा। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे आपने 500 kgs बनाए। ठीक है, अब ये kgs अगले प्रोसेस में डलते हैं, तो अगले प्रोसेस के अंदर जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो एंड पे जाके पता लगता है कि जी ये तो नॉर्मल लॉस हो गए 50। तो अब रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर कितने kgs लोगे? बिफोर 500। ये आपने बताना है ज़रा, आपने, क्योंकि टेक्निकल बात है, कभी आई नहीं सामने, इसलिए अब यहीं पर सवाल यही सवाल है आज। ठीक है ना? बिफोर प्रोसेसिंग कितने kgs हैं, और रेवेन्यू आफ्टर प्रोसेसिंग वाले लोग उसमें कितने? क्योंकि 50 तो लॉस हो गए, लेकिन एंड पे पता लगा है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट 500 के 500 पे इनकर करोगे। सारा प्रोसेस खत्म होगा अगला, तब कहीं जाके पता लगेगा, वो फिर माइनस कर लेना यार, इतना नहीं बदेगा। वैसे स्क्रैप होगा ना तो कॉस्ट में से माइनस कर देना। ये कॉस्ट चल रही होंगी ना, ये मिसाल के तौर पे मटेरियल कॉस्ट, इसी में से अब नेट कर देना, मसला क्या, उधर ऐड कर लेना, कहीं पे भी कर लो, इनकम ले लो, एक्सपेंस कम कर लो या इनकम बढ़ा लो, स्क्रैप आ गया तो। अगर देखो ना, पॉइंट समझ गए हो तो फिर अगला काम आप कर लोगे इंशाल्लाह। फिलहाल तो मैं ये बता रहा हूँ, अगर नॉर्मल लॉस आ गया है और एंड पे आया है तो बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग यहाँ कितने यूनिट्स लोगे? यहाँ 450। ठीक है, और यहाँ पर जो कॉस्ट लोगे वो 500 पे लोगे, क्योंकि सारा प्रोसेस एंड होने पर पता लगता है कि ये यूनिट्स तो लॉस हो गए, उस पर सारी कॉस्ट लग गई थी। वेरिएबल कॉस्ट की बात ही हो रही है, फिक्स कॉस्ट तो आपने वैसे ही यहाँ पे रेलेवेंट रखी नहीं होती। ओके, सही है। तो अगर नॉर्मल लॉस एंड पर आए तो रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, असल मैंने ये तरतीब रखी थी ना आपके वो फॉर्मेट के अंदर, ये तरतीब थी ना, मैंने पहले ऊपर लिखा था ना रेवेन्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, रेवेन्यू बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग, और नीचे कॉस्ट थी, तो मैंने वही तरतीब लिख दी। इसलिए माजरत, पहले मुझे ये नीचे ये ऊपर लिखना चाहिए था। खैर चलें, फॉर्मेट में तो डल गया ना ऐसे। ठीक है, तो बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कितने kgs, लेकिन 50 तो ज़ाया हो जाने हैं, तो एंड पे कितने बिकने हैं? 450। तो ये रेवेन्यू पे तो ये आ गए, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट, नॉर्मल लॉस अगर स्टार्ट में ही हो जाए, इधर कितने kgs आएंगे? बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग 500, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 450, कॉस्ट 450 पे, क्योंकि लॉस स्टार्ट में ही पता लग गया। यानी कि वो कहते हैं ना असल में कि हम, वो जैसे एक सवाल ऐसा देखा भी था कहीं, लेकिन देखा शायद प्रोसेस कॉस्टिंग में था, कि जैसे ही हम प्रोसेस 2 में चीज़ डालते हैं पता लग जाता है जी इतना लॉस है। वो मतलब शायद चीज़ें वो उस हिसाब से निकलती नहीं, अगले फर्दर प्रोसेस हो ही नहीं सकती, तो साइड पे करो। ठीक है ना? तो अगर ऐसा हो गया है तो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग 500 रेवेन्यू लेना है, और बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग में कितना रेवेन्यू लेना है? 500, आफ्टर में 450, और वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ लगाओगे। अब स्टार्ट भी हो गया, एंड भी हो गया, बगैर लॉस भी हो गया, स्टार्ट पे भी हो गया, एंड पे भी हो गया। अब अगला क्या होना है? दरमियान में भी तो हो सकता है, दरमियान में फर्दर प्रोसेसिंग। ये प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ने के बाद ही बात हो सकती थी। मैं माजरत में स्टार्ट में उस वक्त मैं नहीं कर सकता था ये बातें,
उस वक्त मैं करता तो आपके चारों टायर ऊपर होते। लेकिन अब आपको सारी बात समझ आ रही है क्योंकि आपके सामने नक्शा बना हुआ है, प्रोसेस 2 में चीज़ें पहुंच चुकी हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, प्रोसेस 2 में प्रोसेस होती हैं फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। वहाँ पे ये लॉसेस सारे आ रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट एंड तो आपने देख लिया। अब अगर दरमियान में मिसाल के तौर पे 70% स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन है, 500 किलोज इनपुट करते हैं, 50 किलोज नॉर्मल लॉस हो जाते हैं। मेरी परसेंटेज मैंने अज्यूम किया 10%, ठीक है ना। तो 50 केजीज क्या हो गए नॉर्मल लॉस। अब बिफोर फर्दर प्रोसेसिंग कितने यूनिट्स का रेवेन्यू लोगे 500, आफ्टर का ये तो सही है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट 450 यूनिट्स पर सारी की सारी कॉस्ट लोगे नहीं, वेरिएबल कॉस्ट को करोगे 70% और इन पर लगाओगे, मतलब मैं यूं लिख देता हूं नॉर्मल लॉस एट 70% हो तो 450 किलोज का रेवेन्यू लोगे आफ्टर, 500 का लोगे बिफोर। वेरिएबल कॉस्ट 450 केजीज पर वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 100% और 50 किलोज पर वेरिएबल कॉस्ट लगेगी 70%। ये बात समझ आई है, ठीक है। तो पहले तो आप अपना नॉर्मल वाला काम करो, तस्वीर अच्छा पहले इसकी अलग ही बना लो। मैं तो कहता हूँ मेक और बाय की अलग तस्वीर बनाओ, मेक और बाय की अलग बनाओ अगर बनानी है तो। बाकी इंशाल्लाह 2 दिन में आ जाएंगी इंशाल्लाह। आपको इसकी इतनी ज़रूरत नहीं है वैसे। आप सवाल शुरू करेंगे तो आपको ये फॉर्मेट वैसे ही आते हैं। अपने रजिस्टर वाला फॉर्मेट देखोगे ना ज़्यादा अच्छा याद रहेगा। आप याद है ऑलरेडी ना वो आप। अच्छा बहन बाकी भी खींच रहे हैं। ये मैं कहता हूँ इकट्ठा ही खींच लो ऐसे करके इसको, ऐसे मैं हट जाता हूँ ठहर कर, ऐसे नज़र आ जाएगा ना। ये एक बात जहन में आई थी कि हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। अगेन बात वही है कि मुझे चूँकि इसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है तो सवाल भी मैं इसी का ही करवाने लगा हूँ फर्दर प्रोसेसिंग का। और घर जाके आप इसी का एक और सवाल बेशक आज ही कर लीजिएगा। हबीब इंडस्ट्रीज़ के नाम से सबसे रिसेंट पिछली अटैम्प्ट का सवाल है गालिबन। पिछली का पिछली में तो आया नहीं, पिछली अटैम्प्ट का ये सवाल है। फर्दर प्रोसेसिंग हो गया, लिमिटिंग फैक्टर हो गया, इनके ऊपर जो है ना मुझे बहुत शक पड़ा हुआ है। बाकी मेक और बाय तो आपको तो आ ही सकता है, और शट डाउन है तो सरप्राइज़ के लिए वो भी दे सकता है। वैसे आ गया इस दफ़ा, सर रह क्या गया। बहरहाल फर्दर प्रोसेसिंग और लिमिटिंग फैक्टर पता नहीं क्यों वो इतना आसान है, उसकी आपको बस जो है वो डिसीजन मेकिंग की थी, वो समझ ही नहीं आ रही डिसीजन मेकिंग है, इसलिए मैंने छोड़ा हुआ है। फिलहाल आप करो अपनी तैयारी, फिर मैं करा दूंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पक्के सवाल, ठीक है यार। इस वक्त वो बात करनी है तो मैं कर लूँगा, आ जाती है समझ आती है। फिलहाल जो करवा रहा हूँ वो कर लें, ठीक है। आखिरी है जी शट डाउन डिसीजन। डिसीजन मेकिंग है वेदर टू कंटिन्यू द प्रोडक्ट इन ऑपरेशन और क्लोज इट इमीडिएटली। क्लियर लिखा होता है रिक्वायरमेंट में कंटिन्यू और शट डाउन, ठीक है ना, बिल्कुल समझ आती है। ओके, एक दो सवालों की नहीं समझ आती तो वही आपको प्रैक्टिस कराई, आपको समझ आएगी इंशाल्लाह। नहीं समझ आएगी तो जो समझ आएगी वो कर दोगे, नंबर फिर भी मिलेंगे। नंबर फिर, क्योंकि ये कॉस्टिंग के रूल्स ही लगने होते हैं ना। कोई वेरिएबल कॉस्ट निकाल रहे होगे आप, कोई 100% सवाल नहीं सही होगा तो 70% तो फिर भी सही हो जाएगा। वैसे समझ आ जाती है, प्रैक्टिस आपने की हुई है, ठीक है ना। मैंने आपको ये अर्ज़ किया था कि 40 to 45% डिसीजन मेकिंग से आता है, 20-25% ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रोसेस, इससे भी ज़्यादा हो जाता है लेकिन कम रहते हुए, ठीक है। आप बात करें तो 70 से 75% तो यही पेपर है, डिसीजन मेकिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब बाकी जो 20-25 नंबर हैं यार, अब कुछ भी दे दे वो उसकी मर्ज़ी है, इसलिए वो अलग अलग रिवाइज भी नहीं हो रहे, ठीक है ना। आपको आते हैं, अब ABC कॉस्टिंग है, आप प्रैक्टिस करके गए होंगे तो आ जाएगा। वो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन था, पिछली बार दे दिया 16 नंबर का उसने, अब बच्चे छोड़ के जाते थे। फिर लेबर है, फिर ओवरहेड्स हैं, पिछली बार ओवरहेड्स पे गुस्सा निकाला उसने, ABC भी दे दिया, ओवरहेड भी दे दी। तो करने को तो फिर लेबर से भी आते हैं सवाल। आपने पास पेपर जो लेबर के किए हैं वो पास पेपर नहीं थे? हाँ था, पिछली में भी था छोटा सा सवाल। तो ये तो चलते हैं, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए, लेकिन ऊंचा आपको उड़ाएंगे 2-3 सवाल ही, बाकी तो बस ऐसे पार पे करते जाना है, बस रुकना नहीं। ओके, अच्छा ज़रूरी नहीं है आपको ऐसा हमसे ज़्यादा सवाल हो रहे हैं ये तो लगता है वो गड़बड़ है, ज़्यादा भी हो सकता है। CVP बहुत एक्सपेक्टेशन है, पिछली बार नहीं आया, डिसीजन मेकिंग में आ जाता है।
लेकिन जब वो आ जाता है तो थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और क्या। तो सी भी एक्सपेक्टेड है। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग वेदर टू कंटिन्यू प्रोडक्ट इन ऑपरेशन और क्लोज इट इमीडिएटली, इवैल्यूएशन ऑफ कंटिन्यू शट डाउन। कंटिन्यू मैंने दो ऑप्शन रखे हैं, कंटिन्यू एक भी हो सकता था, लेकिन हमने मैक्सिमम वाला एक सवाल किया था कि कंटिन्यू करें तो दो ऑप्शन हैं और शट डाउन तो एक ही होता है। तो रेलेवेंट इनकम क्या होती हैं, मैंने कहा था कि दो अप्रोचेज़ हैं शट डाउन के अंदर। सबसे बड़ा मसला इसी में आता है, दो अप्रोचेज़ हैं। आप रिकॉर्ड करें जी बेटा, दूसरा क्या नहीं, ये ज़रा यहाँ से देख लो तो अच्छा है। नहीं, ये इसमें कोई मसला नहीं है, इतना इसलिए दिखा रहा हूँ, इससे ज़्यादा सोचने नहीं दूंगा, सिर्फ यहाँ पे बताऊंगा कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और हमने ये करना है, ठीक है ना। सिर्फ इस एग्जांपल में, बाकी सवाल में नहीं बताना, वो मैंने नहीं बताया उस वक्त, मना किया था ना, छोड़ दिया था। सवाल एक ही तरीके से, लेकिन अप्रोच बता रहा हूँ, कहीं आपको सोल्यूशन में नज़र आए तो, ठीक है। तो अगर भाई आपकी कौन सी क्लास है, तो आप क्या कर रहे हो घूम फिर के? बैठ जाओ, अभी हम ख़त्म कर रहे हैं। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा जी, उम्मीद तो बड़ी है हमें भी। मैंने सोचा था जोहर से पहले कैपुचिनो कर लेंगे, लेकिन कैपुचिनो जोहर के बाद आ रहा है। अच्छा जी, क्योंकि जोहर का टाइम हो गया ना जी। बेटा रिकॉर्ड करें बेनिफिट या इनकम जिस कॉलम में वो अकर हो रही है। मसलन रेंटल इनकम अगर शट डाउन करें तो फैक्ट्री की आएगी, तो शट डाउन के अंदर उसको इनकम ले लें, और अगर कंटिन्यू करें तो ये नहीं आएगी, ठीक है ना, तो उसको कंटिन्यू में ना लें। ये हमारी अप्रोच है। अल्टरनेट अप्रोच क्या है, आपको जी शट डाउन करेंगे तो जो किराया आना था वो कंटिन्यू करेंगे तो जो किराया शट डाउन से आना है वो फोरगो हो जाएगा। अब ये उलट तरीका है, परेशान कर देता है। फिर एक चीज़ तो नहीं ना ऐसे कर सकते, आपको हर एक के लिए, हर इनकम के लिए फिर ये सोचना पड़ेगा कि अगर आप, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सोचनी पड़ेगी कि अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रेंटल इनकम नहीं आएगी, गड़बड़ होगी ना, ठीक है। सीधा तरीका क्या है, सिंपल, अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो रेंटल नहीं आएगा, शट डाउन करेंगे तो आएगा। ऐसे ही कॉस्ट के लिए भी है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करो उस कॉलम में जहाँ पे वो अकर होना है। अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिक्स कॉस्ट आएगी 30,000, ये एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट जैसे होती है, शट डाउन करें तो बंद हो जाती है। तो अगर आप कंटिन्यू करें तो ये 30,000 की कॉस्ट आ रही है, अगर शट डाउन करें तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। अब ये हमारा तरीका है, ये सीधा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, अगर आप शट डाउन करेंगे तो ये फिक्स कॉस्ट की सेविंग मिलनी है आपको, कंटिन्यू करें तो ये कॉस्ट सेविंग नहीं मिलनी। अब बात तो एक ही है, ठीक है ना। इसलिए आपने कोई एक तरीका पकड़ना है, एक सवाल में दो नहीं लग सकते। जो भी एक तरीका लगाएं फिर पूरे सवाल पे लगाएं, दोनों ही सही हैं, आंसर्स डिफरेंट आएंगे लेकिन डिसीजन सेम आएगा, और दोनों तरीके बिल्कुल सही हैं, ठीक है। आपके सामने भी बात है, दोनों फिगर्स में तो डिफरेंस आ ही जाएगा ना, ठीक है। फिगर्स कैसे सेम आ सकती हैं। तो ये जनाब आपके पास दो अप्रोचेज़ हैं। क्या जी, रेलेवेंट इनकम या बेनिफिट को रिकॉर्ड करो जिस कॉलम में वो अकर हो रहा है और दूसरे में छोड़ दो, ये सिंपल है। और कॉस्ट को, एक्सपेंस को उस कॉलम में रिकॉर्ड करो जहाँ पे वो अकर हो रहा है और दूसरे में उसको मत लो, ठीक है। भाई कॉस्ट सेविंग का मतलब ही क्या है, देखो ये कॉस्ट यहाँ पर, ये कॉस्ट यहाँ पर है और यहाँ पर नहीं है, मतलब कॉस्ट सेविंग का मतलब ये यहाँ पे नहीं है। तो आप इस तरह से कॉस्ट सेविंग को इनकम क्यों ले रहे हो, दूसरी तरफ एक्सपेंस लोगे तो इस तरफ नहीं लोगे, तो बात वही है। तो ये सीधा रहता है काम, ठीक है। तो ये मैंने दोनों क्रॉस कर दिए, दोनों ठीक हैं, लेकिन एक सवाल में एक ही लगाना है, दोनों एक ही सवाल में नहीं लगा सकते, फिर आपसे सवाल नहीं जाएगा ऐसे, ठीक है। सिंपल, इनकम जिस कॉलम में अकर हो रही है, यानी कंटिन्यू करें तो हम कहेंगे सेल आनी है, कंटिन्यू करेंगे तो जो चीज़ें बना रहे थे वो बिकनी थी ना, तो कंटिन्यू करें तो सेल आनी है, शट डाउन करें तो वो सेल नहीं आनी। कंटिन्यू करें तो मटेरियल कॉस्ट पड़नी है क्योंकि वो चीज़ बनेगी, शट डाउन करेंगे तो नहीं। कंटिन्यू करेंगे तो लेबर कॉस्ट पड़ेगी, शट डाउन करेंगे तो नहीं। कंटिन्यू करेंगे तो कोई फिक्स कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल है वो जिधर जैसे जैसे ये आ रही है, ठीक है, फिक्स कॉस्ट इतनी पड़ेगी, शट डाउन करेंगे तो ये कॉस्ट नहीं पड़ेगी, सही है ना। तो और अच्छा, अगर कंटिन्यू करेंगे तो रेंटल नहीं आएगा फैक्ट्री का, शट डाउन करेंगे तो आएगा। तो ये सिंपल तरीका है, ऐसे चलना है आपने, ठीक है, सही है। अब इसके अंदर क्या कुछ आ सकता था, इवैल्यूएशन ऑफ कंटिन्यू वर्सेस शट डाउन के अंदर, ये सेल्स ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड लेंगे हम, कंटिन्यू में लेंगे, शट डाउन में नहीं। लेकिन रेंटल ऑफ फैक्ट्री शट डाउन में ले लेंगे, कंटिन्यू में नहीं आ रहा, क्योंकि रेंटल फैक्ट्री तभी आएगा जब बंद करनी है, ठीक है। इट मे कम इन ऑल कॉलम्स विद डिफरेंट अमाउंट्स, ये भी हो सकता है। स्क्रैप वैल्यू ऑफ प्लांट जो है
तीसरी चीज़ क्या है, एसेट बंद करो और बेच दो। अगर अभी वो मतलब अभी बिक जाएगा, अगर बेच दोगे तो लेट से 100 रुपये मिलेंगे, और अगर बंद ना करो और ये बना लो तो फिर थोड़ी सी वैल्यू गिर जाएगी। तो वो वैल्यू, तो ये तीनों के अंदर डिफरेंट अमाउंट्स के साथ आ सकता है। ये एक सवाल में हमने किया अभी, ठीक है। रेलेवेंट एक्सपेंसेस में मैंने वही कहा, कंटिन्यू के सारे एक्सपेंसेस ले लो, शट डाउन में वो सारे ना लो। मैक्सिमम ये होता है यहाँ पर, जो यहाँ पे बहुत कम चीज़ें आती हैं इस अप्रोच से, ठीक है। मैक्सिमम क्या होगा भाई, रेंट आ सकता है फैक्ट्री का, या फलां फैक्ट्री बंद करो, एसेट्स बेच कर ये स्क्रैप वैल्यू आ सकती है, और मुलाजमों को निकालेंगे तो रिडंडेंसी कॉस्ट भी आ सकती हैं। तो ये 3-4 आइटम्स के अलावा यहाँ पे कुछ आता नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा होते हैं, और रहता भी बंदा सीधा ही है, ठीक है। तो अब जो पॉजिटिव रिजल्ट होगा हाईएस्ट वाला, वो काम कहेंगे कर लो, ठीक है। इसकी पिक्चर भी अब आप ले लें, और अब नमाज की ब्रेक करेंगे, ठीक है जी। तो मोज़ेज़ मेहमान जो अब आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं। अब FAR 1 की क्लास भी थी आज मेरी, वो मैंने कैंसिल कर दी है, वो कल पे ले गया हूँ, और आज मैंने कहा जो आए हैं इनको ही आज फ्री कर दें CMA से, ठीक है। तो FAR 2 प्लस CMA वाले तो आज फिर मौज मारेंगे। इसके बाद हमने कैपेचिनो वाला सवाल करना है, फिर CVP एनालिसिस को रिवाइज़ करना है, और उसका एक सवाल छुड़वाया था खान लिमिटेड, वो सॉल्व करना है। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हमने सिर्फ फॉर्मेट्स की रिवीजन करनी है, और फिर मैंने क्लास को एंड कर देना है। हाँ, मिक्स यील्ड मैं घर से असल में सोच के नहीं आया, भाई ने मिक्स यील्ड का सवाल कहा, जाहिद वाला नहीं हुआ, वो भी हमने करना है। उसके बाद फिर आपको मैं रुखसत कर दूंगा दुआएं देकर, ठीक है। लेकिन फिर मैं 12 या 13 तारीख को जो लाइब्रेरी में मिल गए उनको वहाँ पकड़ूंगा, बाकियों के घर पे बहम वीडियो में पहुँच जाऊँगा, ठीक है। और मैं रिसेंट टाइम के 3-4 सवाल जो मैंने छोड़ दिए, कि रिसेंट टाइम लीस्ट इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ, इस हिसाब से कि अभी वो तो आ चुका ना जो कुछ सामने है, तो उसको तो साइड पे कर दें। एक हिसाब से जो चीज़ें रहती हैं वो मैंने फिर 12 या 13 को मैं करवा दूंगा। लेकिन मीनवाइल अब आप फ्री हों, FAR 1 वाले भी फ्री हों, मॉक से पहले एक तैयारी कर लें। तो जो 3-4 सवाल हैं, वो 3-4 सवाल आप सुकून से मॉक से पहले या बाद में, बेशक भाई मैं बात कर रहा हूँ यार, सीधे होके बैठो, मॉक से पहले या मौत के बाद आप वो 3 या 4 सवाल जो हैं वो आप बेशक लम्हे पढ़ के भी, मैंने अर्ज़ किया, सुन लेंगे तो मसला नहीं होगा, उनको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो ये मेरी प्लानिंग थी, जो बच्चे अभी तशरीफ़ लाएँ मैं कहा उनको बता दूं कि असर तक जहन रखें, उससे पहले हो गए तो हो गए फ़ारिग, लेकिन जहन असर का बना के आइएगा अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के, ठीक है जी। इस पार्ट को क्लोज़ कर दें।